हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री का 4th लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे मेनली हेस लॉ और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बेसिकली हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट release in neutralization of 1 mole H plus 1 mole H plus of acid का H plus and 1 mole base 1 mole OH किसका 1 mole OH माइनस ऑफ बेस। ये रियल है और इसके बुकेस डेफिनेशन भी लिखवा दूं तो लिखवा दे रहा हूँ। और दूसरी डेफिनेशन अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस एसिड और बेस। बेसिकली हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या बोलते हैं कि 1 मोल H का होना चाहिए एंड 1 मोल OH का। तो इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। 1 मोल वाटर देगा, इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट निकलती है डेल्टा H, जिसको बोलेंगे हम -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर जूल में किलो जूल में -57.3 जूल। ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी ही निकलती है। अगर 1 मोल एसिड H प्लस हो 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस तो 1 मोल वाटर भी बनेगा। तो आई थिंक इतना तुमको समझ आया है। और ये नेगेटिव का साइन सिर्फ इतना है कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, मतलब ये एक्जोथर्मिक को शो कर रहा है। नेगेटिव साइन बेसिकली एक्जोथर्मिक को शो कर रहा है। चलो थोड़ी और आगे, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन, लेकिन हम तो सर थोड़ी अलग स्तर से लिखते हैं। चलो तुम्हारे जैसे तुम लिखते हो वैसे लिख रहा हूँ। तो तुम क्या लिखते हो? HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2O। तुम ऐसे ही लिखते हो ना। इसमें भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना आएगा? -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, 1 मोल के लिए है। और सेम अगर तुम दूसरा एग्जाम्पल देखो तो KNO3 प्लस ये एसिड नहीं HNO3 एसिड लेंगे बेस लेंगे HNO3 प्लस KOH एक बेस हो गया। तो क्या गिव करेगा ये KNO3 प्लस वाटर। इसमें भी जो निकलेगी हीट -13.7 किलो कैलोरी
पर मोल। अब तुमको लगेगा सर रिएक्शन तो अलग अलग है और वैल्यू सेम आ रही है मैग्नीट्यूड वाइज। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यही हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, लेकिन तुमको थोड़ी समझने में इसलिए दिक्कत आ रही है। सपोज दैट एक बीकर समझ लो, इधर ये बड़ा सा बीकर है और इसमें पानी है। तुमने HCl डाला तो H प्लस और Cl माइनस में टूटा। तुमने NaOH डाला, तुमने NaOH डाला, NaOH बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो Na प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो जो H प्लस होगा, H प्लस और OH ये गिव्स वाटर, ये फॉर्म वाटर कर लेंगे। जबकि Na और Cl ये कहेंगे नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे, Na प्लस में और Cl माइनस में। बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या करेगा 100% डिसोसिएट करेगा। और ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी 100% डिसोसिएट करेगा। ये क्या है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो H प्लस Cl माइनस 100% डिसोसिएट करेंगे। तो अगर इधर से समझ में ना आया हो तो ऐसे समझ लो, तो Na से Na काट दो, Cl से Cl काट दो। बेसिकली अब तुमको क्या दिखाई दिया, H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स वाटर। यही हमने पिछली स्लाइड में लिखा था। इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी आती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी आ रही है 13.7। और इसमें भी जैसे HNO3 KOH, तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस NO3 माइनस में, K प्लस OH माइनस में। और ये साल्ट स्ट्रॉन्ग साल्ट है, मतलब तो ये साल्ट तो सभी स्ट्रॉन्ग साल्ट 100% डिसोसिएट हो ही जाते हैं NO3 माइनस। तो अब देखो K प्लस से K प्लस कट गया, NO3 से NO3 कट गया, फिर क्या बचा H प्लस OH माइनस, H2O गिव्स H2O। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7। अब तुमको समझ हो आ गया होगा कि बेसिकली हम जो देखते हैं कि हम जो रिप्रेजेंट करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो पूरा मतलब थोड़ी अलग तरीके से। लेकिन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली H प्लस 1 मोल H प्लस के एसिड के होने चाहिए एंड 1 मोल OH होने चाहिए बेस के, उसी को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। चलो अब क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। आई थिंक तुमको इतना समझ आया होगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन 2 मोल HCl प्लस 2 मोल NaOH and release -400 किलोजूल हीट। कैलकुलेट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of HCl is, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन -400 किलोजूल पर मोल, बी ऑप्शन -200 किलोजूल पर मोल, सी ऑप्शन -800 किलोजूल पर मोल, डी ऑप्शन -100 किलोजूल पर मोल।
2 मोल HCl प्लस 2 मोल NaOH रिलीज इतने हीट। बेसिकली 2 मोल ऑफ NaOH, 2 मोल NaOH, 2 मोल HCl प्लस 2 मोल NaOH कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं? -400 किलोजूल पर मोल। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली 1 मोल ऑफ H प्लस ऑफ एसिड एंड 1 मोल ऑफ OH ऑफ बेस। तो अब बस सिंपली ये 2 मोल के लिए है, 1 मोल के लिए निकाल दो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बेसिकली 400 अपॉन 2, 1 मोल के लिए निकल आई 200 माइनस का था -200 किलो जूल पर मोल। आ गया आंसर -200 किलो जूल। देख लो, बी ऑप्शन है। बहुत हलवा क्वेश्चन था। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन 1 मोल each acid HCl and H2SO4 neutralization by required amount of base and release -x and -y kilojoule heat. Select correct relation. करेक्ट रिलेशन फाइंड करना है इसमें। x इज इक्वल टू वाई, एक्स ज़्यादा है y से, और सी ऑप्शन है x से ज़्यादा y है, डी ऑप्शन है y इज इक्वल टू 2x। अब देखो 1 मोल ईच एसिड मतलब 1 मोल क्या है? 1 मोल HCl है और 1 मोल H2SO4 है। 1 मोल H2SO4। इसमें एक से ज़्यादा भी आंसर राइट हो सकते हैं। सिलेक्ट करेक्ट रिलेशन में एक से ज़्यादा आंसर है इसमें, इस क्वेश्चन में। 1 मोल ईच एसिड H2 न्यूट्रलाइजेशन बाय रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बेस एंड रिलीज इतने हीट। सिलेक्ट करेक्ट रिलेशन। 1 मोल HCl कितने देगा? 1 मोल ऑफ H प्लस देगा या नहीं? और 1 मोल H2SO4 क्या देगा? 2 मोल H प्लस देगा या नहीं? 2 मोल। ये 1 मोल देगा, ये 2 मोल देगा। और बेसिकली HCl के लिए कितनी वैल्यू गिवन है? -x। और इसके लिए कितनी गिवन है? -y। अब देखो ये 1 मोल के लिए -x थी, तो 2 मोल के लिए कितनी हो जाएगी? -y इज इक्वल टू 2 मोल के लिए बताओ 2x हो जाएगी या नहीं? माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 2x। देखो एक ये रिलेशन सही है क्या? y की वैल्यू x से ज़्यादा है। हाँ, एक वैल्यू, एक आंसर ये सही है।
आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ आया होगा। चलो थोड़ी और आगे पढ़ते हैं। तो हम एक एक केस ले रहे हैं, अब समझते हैं थोड़ी आगे। जब हम वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और वीक एसिड प्लस वीक बेस ले लो, प्लस वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो। इन केस में, तीनों केसों में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है, जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैग्नीट्यूड वाइज लेस देन 13.7 किलो कैलोरी पर मोल आता है। क्यों आता है? अब रीजन बताओ। बेसिकली इसलिए कम आता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 1 या 2% डिसोसिएट होते हैं। फिर वही एनर्जी जो मतलब जितनी कम हीट, जैसे हीट कम होती है ना ये मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये हीट इसलिए कम हो जाती है क्योंकि जितनी हीट कम होती है उतनी वीक एसिड वीक बेस को आयोनाइज कराने में चली जाती है। जैसे अभी मैं तुमको एग्जांपल से समझाऊं तो रीजन इधर ही लिख दूंगा। सपोज दैट CH3COOH प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH गिव्स CH3COONa प्लस वाटर। ये वीक एसिड है, वीक एसिड है तो 100% तो डिसोसिएट होगा नहीं। 2 to 3%, 2 से 3% डिसोसिएट। सपोज दैट अपन एक फिक्स वैल्यू मान के चलो 3% डिसोसिएट आयोनाइज, तो इसके कितने मोल बनेंगे? 3 मोल H प्लस के। और ये NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या ये 100% आयोनाइज होगा या नहीं? आयोनाइज 100% आयोनाइज होगा। तो इसके OH मोल्स कितने मिलेंगे? 100 OH, 100 मोल। इसके 3 मोल, इसके 100 मोल। फाइनली कितने? अब लिमिटिंग रिएजेंट का खेल आ गया। 3 मोल ये इसके बाद खत्म हो जाएंगे तो मतलब 3H2O बनेगा इधर, 3H2O। और जो इधर हीट निकलेगी वो फर्दर इधर वीक इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज करने के लिए अगेन दोबारा आयनाइज होगा, फिर से ये टूटेगा। कुछ ऐसे धीरे धीरे टूटता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, धीरे धीरे टूटता है। और जो हीट कंज्यूम होती जाती है तो मतलब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 से कम आती है क्योंकि ये कंज्यूम हो जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज करने में। तो रीजन लिखते हैं, रीजन लिख लो अब इसका। बिकॉज सम एनर्जी कंज्यूम इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा तुमको। चलो इस पे एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ प्रीवियस ईयर का। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of the reaction MgO plus 2HCl gives MgCl2 equals plus H2O will be पहला ऑप्शन लेस देन -57.33 किलोजूल पर मोल। सेकेंड ऑप्शन -57.33 किलोजूल पर मोल। सी ऑप्शन ग्रेटर देन -57.33 किलोजूल मोल पर मोल। डी ऑप्शन 57.33 किलोजूल पर मोल। ये 2005 में आया है AIPMT में। बस इसमें थोड़ी तुमको ये पहचानना है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं। अगर तुमको इतना पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस, तो तुम क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे। अगर तुम इसको स्ट्रॉन्ग मानते हो तो तुम ये बी टिक करोगे, जबकि ये वीक बेस है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब बस इसके ऑक्साइड लिख दो। ये बेसिकली MgO ये बिग बेस है, बिग बेस। तो बिग बेस है, इन बिग बेस है तो मतलब 100% H+ तो देगा नहीं। तो मतलब इसमें अगर 57.3 जूल एनर्जी निकलेगी तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट को आयोनाइज करने में कुछ चली जाएगी। तो इसमें टोटल हीट कितनी निकलेगी, लेस देन 57.33 किलो जूल पर मोल निकलेगी, यही या नहीं। मतलब बकाया हीट तो आयोनाइज करने में चली जाएगी ना इसकी। वैसे आना चाहिए आंसर ये, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो। आई थिंक तुमको अब समझ आ गया होगा। चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हेज लॉ। अब हम पढ़ रहे हैं हेज लॉ। बेसिकली हेज लॉ कुछ नहीं है, हम अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हैं रिसेंटली। हमने पढ़ा है एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। तो बस सिंपली इसने अपना क्रेडिट खुद के ऊपर ले लिया सीधा। वैसे डेल्टा एच एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी जो स्टेट फंक्शन होता है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि तुम किस रास्ते से जा रहे हो। जैसे एग्जांपल दूं, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, समझ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसका पहला जो रास्ता है उसकी वैल्यू है डेल्टा H1 और इसमें ऐड कर रहे हैं O2। तो पहले तो ये बनेगी, पहला रास्ता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन
और दूसरा अगर हम इसको ऐसे लिखें, हाफ O2 हीट ऑफ एंथैल्पी 1, तो इसमें बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर इधर से हमने हाफ मोल और ऑक्सीजन दे दिया, तो डेल्टा H2। फाइनली हैज लॉ कुछ नहीं होता है, स्टेट फंक्शन होती है। तो अगर ये स्टेट फंक्शन है तो किसी भी रास्ते से जाओ सेम एनर्जी लगेगी। मतलब डेल्टा H1 को मैं डेल्टा H2 मान लो, 3 मान लो, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 लिख सकता हूँ या नहीं? यही है हैज लॉ। और मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन होती है। तो कहीं कहीं से भी जाओ तो अल्टीमेटली रिजल्ट तुमको सेम ही मिलना है। तो मतलब हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ 1 इज इक्वल टू हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ 2 + 3 सेम ही रहेगा। तो चलो अभी इस पर कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन से जरूर क्लियरिफाई हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, सल्फर सॉलिड से प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसकी एंथैल्पी कितनी गिवन है? हीट ऑफ एंथैल्पी 1 x1 किलो जूल। दूसरी SO2 से हाफ O2 गैस गिव्स SO3। डेल्टा H2 निकल के कितना आएगा इसमें? x2 किलो जूल। सल्फर सॉलिड से प्लस 3/2 O2 गिव्स SO3 गैस। अब इसका डेल्टा H3 बताना है, डेल्टा H। इसके ऑप्शन भी लिख दूं। पहला ऑप्शन है x1 किलो जूल, बी ऑप्शन है x2 किलो जूल, सी ऑप्शन है x1 + x2 किलो जूल, डी ऑप्शन है ऑल। तो बेसिकली इसमें हमारी हीट ऑफ एंथैल्पी किस में पूछा है? इस रिएक्शन की पूछा है। इस रिएक्शन की पूछा है तो मतलब इसको हम दो रिएक्शन को इस तरह रीअरेंज करें कि ये रिएक्शन आ जाए। तो कैसे हम कर सकते हैं? तो SO2 इस साइड है, SO2 इस साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इस साइड है। हाँ, तो तुम थोड़ी सी कैलकुलेट, अगर तुम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऐड करोगे तो क्या तुमको थर्ड रिएक्शन मिलेगी? तो करके देखो। सल्फर सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ O2 गिव्स SO3। SO2 से SO2 कट गया। फाइनली दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं हम। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, पहली दो, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। SO2 से SO2 कट गया, सल्फर सॉलिड बचा, सल्फर सॉलिड प्लस 3/2 O2 गिव्स SO3। क्या ये इस रिएक्शन से मैच कर रही है? टारगेट रिएक्शन से बिल्कुल मैच कर रही है। तो मतलब कि ये मतलब डेल्टा H इसका क्या होगा? x1 + x2, क्योंकि ऐड करने पे आया ना, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, इसका राइट आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फिजिकल है, थोड़ी दिमाग चलाना पड़ता है इसमें, और जब तक दिमाग नहीं चलाओगे तब तक तुमको कुछ नहीं हो सकता।
क्वेश्चन गिवन है, क्या क्या गिवन है? फर्स्ट कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। डेल्टा एच इसमें निकल के आया है x किलोजूल पर मोल। सेकंड कार्बन ग्रेफाइट है प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO। इसकी एंथैल्पी है y किलोजूल पर मोल। थर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसकी हीट ऑफ एंथैल्पी कितनी है? Z किलोजूल पर मोल। और इसमें रिलेशन बताना है, करेक्ट रिलेशन। फाइंड करेक्ट रिलेशन। y इज इक्वल टू 2 प्लस 2z माइनस x। b x बराबर y माइनस z। c z इज इक्वल टू x प्लस y। डी ऑप्शन x इज इक्वल टू y प्लस z। अब हमको एक रिलेशन दिए है, अब हम क्वेश्चन को इस रिलेशन के हिसाब से देखेंगे। मतलब ये रिलेशन लानी है हमको, तो हम दो रिएक्शनों को इस तरह अरेंज करेंगे वो थर्ड रिएक्शन से मतलब मैच कर जाए, तो वही हमारा रिलेशन निकलेगा। तो कैसे निकल सकता है? तो अब थोड़ी तुम कॉमन सेंस लगाओ कि इंटरमीडिएट इन दोनों के मैच कर रहे हैं। कार्बन डाई मोनोऑक्साइड इधर है, कार्बन मोनोऑक्साइड इधर है, तो मतलब टारगेट रिएक्शन हम फर्स्ट रिएक्शन को मान के चलेंगे, इंटरमीडिएट को हम इधर। ठीक है ना? तो इक्वेशन 2 इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करने पर देखो क्या आ रहा है, करके देख लो। कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड कट जाएगी और निकल के क्या आएगा? कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स CO2। क्या ये फर्स्ट रिएक्शन से मैच कर रही है? बिल्कुल मैच कर रही है। तो मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी? y किलोजूल, इसकी थी z। तो क्या हम लिख सकते हैं y प्लस z को ऐड करने पर x आएगा, y प्लस z को सेकंड और थर्ड इक्वेशन करने पर x आएगा, मतलब फर्स्ट इक्वेशन आएगी। क्या ये रिलेशन सही है? डी रिलेशन। आई थिंक तुमको समझ आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। चलो अभी क्वेश्चन नहीं है। चलो आज इधर ही हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय। आई थिंक तुमको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। गुड बाय।